चलो ओके, चलिए सारे के सारे लोग आ जाएंगे फटाफट। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज करने वाले। प्लीज सारे लोग अपने नोटबुक और बुक दोनों साथ में रखिएगा, ठीक है? दोनों की जरूरत अपने को पड़ेगी रिवीजन करते वक्त। चलिए आ जाएंगे दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, चैप्टर नंबर 2, और जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले किसको रिवाइज करने वाले, ऐसे 300 को। ऐसे 300 बात करता है प्लानिंग ऑफ ऑडिट से रिलेटेड, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके सर, प्लानिंग के अंदर दो चीजें होती है, स्ट्रैटेजी को बनाना और ऑडिट प्लान को डेवलप करना। क्या करना बोलो, ऑडिट प्लान को डेवलप करना। सर ऑडिटर प्लान करता है कि इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर पे ऑडिट करे। फिर अपन ने बोला कि क्लाइंट, ये जो प्लान है ये किसके इस पे होना चाहिए, क्लाइंट्स के बिजनेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और फर्दर समय पड़ने पर क्या आप प्लान को रिवाइज कर सकते हो या उसको स्टिक रह जाओ, सर रिवाइज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए सर, तो देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लानिंग जरूरी क्यों है, प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो देखिए प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स है बेटा, आईपी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आई से क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर फोकस। पी से क्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को अपन जान सकते हैं। फिर अपन ने ऑर्गेनाइज एंड मैनेज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। फिर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर होता है स्टाफिंग से। डायरेक्शन मतलब प्रॉपर डायरेक्शन एंड सुपरविजन देना अपने टीम को और कोऑर्डिनेट करा के लेना सारे असिस्टेंट्स के एफर्ट्स को, इसे बोला जाता है प्लानिंग का पार्ट। सर प्लानिंग में ऑडिट प्लान होता है, ऑडिट प्लानिंग से ऑडिट रिस्क कम होती है या बढ़ती है, कम होती है, कम होती है कि बढ़ती है, कम होती है, ठीक है? नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग, सर ऑडिट कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव प्रोसेस है। सर ये कब चालू हो जाता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट। कब तक होता है, जब तक ये ऑडिट खत्म नहीं हो जाता। और इसके अंदर अपने को टाइमिंग ऑफ एक्टिविटी, ऑडिट प्रोसीजर और परफॉर्मेंस ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स यहाँ पे देखना होता है क्या? यस सर, ऑडिट प्रोसीजर में रैप और फैप दोनों आते हैं यहाँ पे। सर एनालिटिकल प्रोसीजर, देखो प्रायर डूइंग, ध्यान रखना, प्रायर टू द ऑडिट प्लानिंग कंसिडरेशन, कौन से प्लानिंग ऑफ द ऑडिट के लिए क्या क्या चीजों को कंसिडर करना है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर इन रैप कंसिडर करना है। दूसरा ऑब्टेन करना है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एंटिटी कैसे उसको कंप्लाई करती है। फिर इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप। इसके लिए अपन ने देखा था एक्सपर्ट की मदद से डीपी को अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस करो। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट था, डी से डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, पी से परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिक्स से एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट फिर अपन ने पढ़ा था रैप के बारे में। रैप का मतलब क्या होता है, रैप मतलब ऐसे ऑडिट प्रोसीजर जिससे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं एंटिटी ऑडिट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को भी समझते हैं। फिर सर ये मदद करता है अपने को रोमम एंड असेसमेंट का, मतलब सॉरी, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रोमम के लिए। रोमम दो चीजों से आ सकता है, फ्रॉड से भी आ सकता है, एरर से भी आ सकता है। और रोमम एफएस लेवल का हो या असर्शन लेवल का हो, हम लोग दोनों चीजों को कंसिडर करते हैं क्या? यस सर, प्लानिंग करते वक्त क्या एंगेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करना चाहिए या अकेले अकेले? एंगेजमेंट टीम को इन्वॉल्व करो ताकि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपकी एनहांस हो। फिर सर मुझे बताइए, क्या मैं एलिमेंट्स ऑफ एंटिटी, जितने भी प्लानिंग के एलिमेंट्स है, क्या ये मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता हूं? कर सकता हूं, पर ये मेरे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तब जाके मैं प्लानिंग को बिल्कुल बिल्कुल उनके साथ वेरीफाई कर सकता हूं। तो देखो अपना कहां तक हो गया, अपना यहां तक सारी सारी चीजें हो जाती है। अब हम लोग चालू करेंगे किससे रिलेटेड, प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बोलो, प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस में दो पोर्शन आते हैं, एक तो प्रिलिमिनरी वाला पोर्शन है, तो पहला प्रिलिमिनरी और दूसरा प्लानिंग एक्टिविटी। ओके,
तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी मतलब क्या, ऑडिट की प्लानिंग करने से पहले या ऑडिट अभी तो मिला ही नहीं है उससे पहले मैंने कौन से चीजों को देख लेना चाहिए। तो देखो, ऑडिटर परफॉर्मेंस करेगा ऐसे प्रोसीजर का जिससे वो कंटिन्यूअस एंड कौन सा एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप के बारे में पता कर सके। ये सेम चैप्टर 11 का है जहां पे इंफॉर्मेशन बुलाएंगे अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ केएमपी, सर कंपिटेंस देखेंगे अपने टीम का और इंप्लीकेशन और ऐसे मैटर्स देखेंगे जो प्रीवियस या करंट ऑडिट एंगेजमेंट में आए हैं जो हमारे इस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए रेलेवेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा, सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस से कंप्लायंस है या नहीं है। एथिकल रिक्वायरमेंट्स याद है आपको, आईओसी, पीसीडीसी, पीबी। फिर अगला, सर एंगेजमेंट लेटर आपने इशू करना चाहिए, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है बेटा, कम होती है। एंगेजमेंट लेटर में कितने मैटर होते हैं, 5 मैटर होते हैं, याद है आपको कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से 2 पॉइंट, फिर क्या था बोलो, एक्सपेक्टेड स्कोप वाला, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट वाला पॉइंट था, फिर क्या था एप्लीकेबल एफआरएफ, और एक क्या था, बिल्कुल सही। चलिए फिर अपन ने देखा था किसके बारे में, सर प्लानिंग एक्टिविटी सेकंड पॉइंट होता है। प्लानिंग एक्टिविटी में 2 चीजें आती है, पहला एक तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। पहला ओवरऑल स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी मतलब स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, TDS, ठीक है, दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल ऑडिट प्लान। ध्यान रखना, मोर डिटेल ऑडिट प्लान को गाइड करता है कौन, ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी गाइड करता है प्लान को, प्लान नहीं गाइड करता है स्ट्रैटेजी को, समझे आप बात को। यस, अगला, सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑडिटर, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी ये ऑडिटर को मदद करता है, रिसोर्सेज वाले पॉइंट थे। ठीक है, पहला रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एरियाज, यानी कि कौन से एरियाज में रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना है, यानी कि हाई रिस्क एरियाज है तो एक्सपीरियंस मेंबर, कॉम्प्लेक्स मैटर है तो एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करो। फिर कितने रिसोर्सेज लगेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू द स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, जैसे इन्वेंट्री काउंट है तो कितने लोगों को बेचना है, वाउचिंग करना है तो कितने लोगों को बेचना है, ये सब। फिर कब ये रिसोर्सेज लगेंगे, यानी कि व्हेन टू डिप्लॉय द रिसोर्सेज, इंटरियम स्टेज पे या कट ऑफ के स्टेज पे, और फिर रिसोर्सेज को कैसे आप मैनेज, डायरेक्ट और सुपरवाइज करेंगे, यानी कि ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग या टीम का रिव्यू किस तरीके से करेंगे, ऐसा भी यहां पे बोला गया है क्या। यस सर, ये थे रिसोर्सेज से रिगार्डिंग पॉइंट। अब अपन पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए व्हाइल एस्टैब्लिशिंग स्ट्रैटेजी। क्या बोला गया, ऑडिटर कौन से ऐसे मैटर्स के बारे में सोचता है जब वो स्ट्रैटेजी को बना रहा है। तो सबसे पहला अपन ने बोला स्ट्रैटेजी के अंदर TDS होता है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। तो स्कोप के लिए कौन से चीजों को कंसिडर करूंगा कि, है ना, तो देखो ये क्या था, FBI एविडेंस, क्या था बोलो, FBI एविडेंस। F से क्या है, एप्लीकेबल FRF। B से क्या है, बिजनेस सेगमेंट जो आपको ऑडिट करना है। I से क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। और आखिरी में क्या है, एविडेंस से एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस। क्या है बोलो, एक्सपेक्टेड यूज ऑफ एविडेंस। ठीक है, ओके। अगला, सर ascertaining the reporting objective to plan the timing, मतलब मैं रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स जानना चाहता हूं जिससे मैं टाइमिंग को डिटरमाइन कर पाऊं। किसको डिटरमाइन कर पाऊं भी, टाइमिंग को डिटरमाइन कर पाऊं। तो ये देखो, ये वाला आ गया आपका एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का। फिर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करो जिससे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क के बारे में पता चले। फिर बोला गया एक्सपेक्टेड एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट क्या आपको इशू करना है, और ऑडिट का स्टेटस क्या है ये कम्युनिकेट करना है आपको मैनेजमेंट के साथ। तो कितने टाइम फ्रेम पे कम्युनिकेट करना है, इससे क्या डिसाइड होता है, टाइमिंग डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है बोलो, टाइमिंग डिसाइड होता है। ठीक है सर, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो मैं कंसीडर करता हूं डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स, यानी कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, ये बेस्ड करता है किसके ऊपर। सबसे पहले मैं मटेरियल, कौन से 3 चीजों को, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब P&L हो गया, अकाउंट बैलेंस मतलब बैलेंस शीट हो गया, और डिस्क्लोजर हो गया। तो इन तीनों में मटेरियल कौन सा अमाउंट है वो मैं डिटरमाइन करूंगा, क्योंकि जो मटेरियल अमाउंट होगा वहीं पे मैं स्ट्रैटेजी बना के एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को ले जाऊंगा। क्या, हाँ सर। अगला, जैसे देखो लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस, FRF में चेंजेस, इंडस्ट्री के रेगुलेशन में चेंजेस, ये सारे जगह एग्जांपल्स होने वाले हैं जहां पे मैं अपने एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को ले जाता हूं। ओके, फिर
कंसिडर करो रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट। जो मैंने अभी तक 3 चीजें देखा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट जो पहले देखा था अपन ने, चैप्टर नंबर 11 वाले जो पॉइंट आए थे, और नॉलेज जो अपने को अदर एंगेजमेंट से मिला है उसको परफॉर्म ये कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर परफॉर्म करेगा एक साउंड स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, जिससे अपन लोग इवैल्यूएट कर पाए इफेक्टिव ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और अगर उसके अंदर कुछ कमी है क्या, और मैं ऑडिटर अपनी टीम को बोलूंगा कि आपको हमेशा क्या रहना है, अलर्ट रहना है। हमेशा अलर्ट रहने को बोला जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, या जिसी को बोला जाता है क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड आपने रखना चाहिए क्या, यस। और आप क्या करोगे, ऑडिट एविडेंस को डिटरमाइन करोगे। क्या करोगे बोलो, ऑडिट एविडेंस को डिटरमाइन करोगे। तो अपना ये वाला पॉइंट हुआ। अब आखिरी में आता है क्या, as certain NTE of resources necessary for engagement। मतलब क्या कि नेचर, टाइमिंग एंड रिसोर्सेज जो जरूरी है ऑडिट एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या क्या चीजें होती है, तो देखो, सिलेक्शन ऑफ टीम और असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, ये सिग्निफिकेंट फैक्टर है स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के लिए, कि कौन सी टीम को सिलेक्ट करूं और उनको कौन सा काम दूं। यही मेन काम है अपने ऑडिट स्ट्रैटेजी का। एक्सपीरियंस पर्सन को मैं कैसे एरियाज दूंगा बेटा, हाई रिस्क वाले एरियाज यहाँ पे देने वाला हूं क्या, यस सर देने वाला हूं। नेक्स्ट सर फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ये सेकंड पोर्शन है बेटा, सेकंड इसका सेकंड पोर्शन, प्लानिंग एक्टिविटी में जो दूसरा पार्ट था उसका दूसरा पोर्शन ये चल रहा है, ठीक है। तो पहला बोला गया स्ट्रैटेजी को मैं डेवलप जो कर रहा हूं ना, उसमें से कुछ मैटर्स को मैं प्लानिंग में इंक्लूड करूंगा। कौन से मैटर्स को, जैसा पहला क्लाइंट बिजनेस को समझना, दूसरा ऐसे 300 ऑडिट प्लानिंग के अंदर 3 बातें होती है, रैप फैप ओपी, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, अदर प्रोसीजर्स, इन तीनों को इंक्लूड करूंगा। फिर बोला गया कि ऑडिटर के प्लान में 3 प्रकार की चीजें होती है, कौन से ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कब लगाना है, और आखिर में कितने लगाना है, यानी कि कितना वर्क परफॉर्म करना है। ये तीनों चीजें अगेन मैं कंसीडर करूंगा, और फिर अकॉर्डिंगली मैं क्या करता हूं, प्लान को बनाता हूं जो ज्यादा क्या होता है, डिटेल होता है एज कंपेयर टू स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगला नेक्स्ट, फिर अपन ने क्या देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान देखे थे। सर देखिए, ऑडिट स्ट्रैटेजी है ये टीडीएस को डिटरमाइन करता है, पर प्लान बताता है कि कैसे आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करोगे। कौन से ज्यादा डिटेल होता है, प्लान ज्यादा डिटेल होता है, स्ट्रैटेजी कम डिटेल होती है, ठीक है ना। यस अब देखिए सर, मुझे बताइए यहाँ पे कि फिर क्या बोला गया, ऑडिट प्लान को जो आप डेवलप करते हो ये वेरियस मैटर्स को आइडेंटिफाई करता है स्ट्रैटेजी के, और ये बताता है कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। कौन बताता है, प्लान। तो प्लान मदद करता है स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए, कि स्ट्रैटेजी मदद करती है प्लान को अचीव करने के लिए, प्लान मदद करता है स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए, ओके। और अगला क्या था बेटा, कि प्लानिंग या स्ट्रैटेजी में चेंज करोगे तो दूसरे पे इंपैक्ट आने वाला है क्या, यस सर आने वाला है। मतलब ये सब क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड, क्या होता है बोलो, इंटर रिलेटेड होते हैं क्या, यस सर ये इंटर रिलेटेड होते हैं। डन, क्या सभी लोगों को ये बात समझी। अगला अब देखो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द ऑडिट प्लान, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताइए, स्ट्रैटेजी बनाना, प्लान बनाना, ये किसकी जिम्मेवारी होती है, ऑडिटर की जिम्मेवारी होती है, और इसको समय समय पर चेंज करना किसकी जिम्मेवारी है, ऑडिटर की। ऑडिटर इन बातों को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकता है, लेकिन सर उसको इफेक्टिवनेस कम ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है। सर चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजन, मुझे बताइए अगर क्या आप प्लान को चेंज करते हो क्या आप प्लान को, सभी लोग बोलेंगे क्या आप प्लान को यहाँ पे चेंज कर सकते हो क्या। देखो यस सर, देखिए अगर कंडीशन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड होता है तो ऑडिटर स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तीनों में चेंजेस कर सकता है, ठीक है। सर ऑडिटर को ऐसे कौन सी बातों का ध्यान रखना है जब वो डायरेक्शन या सुपरविजन कर रहा है एंगेजमेंट टीम का। आप सारे लोग ऑडिट कर रहे हो, मैं आपको सुपरवाइज कर रहा हूं, तो मैं कौन सी बातों का ध्यान रखूंगा, सास का ध्यान रखूंगा। किसका, सास का। सी से क्या आता है बताइए, कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी ऑफ द टीम। ए से एरिया ऑफ वर्क, दूसरा ए से असेसमेंट ऑफ रैप या असेसमेंट ऑफ रोमम, और एस से क्या है बेटा, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। मुझे बताइए, जितना ज्यादा एरिया जाता उतना सुपरविजन ज्यादा, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी जाता उतना सुपरविजन ज्यादा, जितनी कैपेबिलिटी कम उतना सुपरविजन ज्यादा। ढोक लो, क्या बात कर रहे हो। अरे मुझे बताइए, अगर सामने वाला व्यक्ति कैपेबल ही नहीं है
वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो काम ही अच्छे से नहीं करता। बीकॉम वाले पे ज्यादा सुपरविजन दोगे या सीए फाइनल वाले पर आपने तो बोला कि सीए फाइनल वाले पर दो। नहीं नहीं, अब ठीक है बीकॉम पे ही दो, ठीक है। आओ देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, कैपेबिलिटी या कंपिटेंस कम, तो अपने को सुपरविजन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या? यस। अब देखो सर कौन सी बातों को डॉक्यूमेंट करके रखोगे, प्लान को करो, स्ट्रैटेजी को करो, चेंजेस को करो, और उसके रीजन क्या थे उसको भी करो। चार बातों को, प्लान को करो, स्ट्रैटेजी को करो, सिग्निफिकेंट चेंजेस को करो, और उसके रीजन क्या थे, ये चार बातों को आप क्या करके रखेंगे, डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। ठीक है, चलिए ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, आखिरी पड़ाव हमारे इस चैप्टर का। ऑडिट प्रोग्राम क्या कहता है, देखिए ये एक डिटेल प्लान है जिसके अंदर कौन से ऑडिट प्रोसीजर को आप कौन से सरकमस्टांसेस में अप्लाई करोगे, और कौन से इंस्ट्रक्शंस आप या टेक्निक्स आपको अडॉप्ट किए आपने, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सको। मजा नहीं आया तो अपन मजे के लिए दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी कि ऐसे सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर जो लगाया जाता है एफएस या अकाउंट्स जिसको दिया है एंटिटी ने, ताकि मुझे मिले ऑडिट एविडेंस, जिसको मैं ऑडिटर को जो मदद करता है क्या बनाने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए बोलो, ओपिनियन बनाने के लिए। समझ रहे क्या? फिर से बोलो, सीरीज ऑफ verification procedures applied to financial statement and accounts given by the entity for obtaining sufficient and appropriate audit evidence that enables auditor to form an informed opinion on financial statement। समझे क्या? कंजंक्शन का प्रयोग करने का और सेंटेंस बनाने का। अगला चलो आओ, अब अगला नेक्स्ट, एक ऑडिट प्रोग्राम क्या सारे ऑडिट प्रोग्राम के लिए सूट है, सारे बिजनेसेस के लिए सूटेबल है क्या? नहीं सर, बिजनेस वेरी करता है, साइज, नेचर एंड कंपोजिशन, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल अलग है, और नेचर ऑफ सर्विसेज जो ऑडिटर रेंडर कर रहा है वो भी अलग है। तो प्रोग्राम हर एक बिजनेसेस के लिए अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो ऑडिट प्रोग्राम नेचर ऑफ वर्क के ऊपर अगर आपने नहीं बनाया तो ये टाइम वेस्ट की तरह हो जाता है, मतलब वर्क को देख के आप अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो। सर असिस्टेंट को क्या रखना है बेटा, खुला दिमाग है ना, मतलब ओपन माइंड उसको रखना है। हाँ मतलब ऐसा काट के ऊपर ऐसा वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, अब देखो टू स्टार्ट दी वर्क क्या करो आप, ऑडिटर ने नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस प्लस इंटरनल कंट्रोल को देखना चाहिए, जिससे आपको मिनिमम असेंशियल वर्क, मतलब मिनिमम मुझे कितना काम करना है ये आपको पता चल जाए। फिर जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होता है तो आप क्या करोगे, चेंजेस करोगे प्रोग्राम के अंदर, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस कहता है तो आप प्रोग्राम को अल्टर करोगे, इररिलेवेंट काम को ड्रॉप करोगे, और समय रहते रिपोर्ट करो सिग्निफिकेंट मैटर्स को, किसको, सीनियर्स को, एंगेजमेंट पार्टनर को या सोल प्रोप्राइटर को। ओके सर, फिर है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, समय समय पर आपने ऑडिट प्रोग्राम को चेक करते रहना चाहिए, ये असेस करने के लिए क्या वो अभी भी एडिक्वेट है क्या, मतलब जब हमें कुछ ट्रांजैक्शन या नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस आता है तब हम प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं दोबारा से उसकी एडिक्वेसी को चेक करने के लिए। नहीं तो मान लो बिजनेस पॉलिसी बदल गई और हमने ऑडिट प्रोग्राम को चेंज नहीं किया तो हमारा ऑडिट प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ऑब्सोलीट, और अगर वो ऑब्सोलीट हो गया तो ऑडिटर के खिलाफ क्या बोला जा सकता है, नेग्लिजेंस के चार्जेस। क्या लगाए जा सकते हैं बोलो, नेग्लिजेंस के चार्जेस अगेंस्ट द ऑडिटर। इसलिए ऑडिटर के ऑडिट प्रोग्राम की यूटिलिटी, इज्जत तभी रहती है जब आप उसको रिटेन करते रहो और एनहांस करते रहो क्लाइंट के ऑपरेशन प्लस इंटरनल कंट्रोल के द्वारा, और उसको पीरियोडिक रिव्यू करो ताकि आप इनएडिक्वेसीज को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बोलो, रिमूव करेंगे। ठीक है, ओके अगला, फिर क्या था, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। सर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम में अपन ने देखा था कि जब मैं ऑडिट प्रोग्राम को बनाता हूं तो कुछ बातों को कंसिडर करके मैंने ऑडिट प्रोग्राम को बनाना चाहिए। पहला क्या, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट में रहो। दूसरा, ऑडिट प्रोग्राम हमेशा लिख के करो। तीसरा, रीजनेबल और बेस्ट अवेलेबल एविडेंसेस कौन सा है। फिर यूजफुल कौन सा इंफॉर्मेशन है वेरिफिकेशन को स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए। फिर बोल के रखा है आपने इंस्ट्रक्शन देते रहना है किसको, एंगेजमेंट
टीम को, ताकि उन्हें ऑब्जेक्टिव के बारे में पता हो कि वो क्या ऑडिट कर रहे हैं। फिर बोला गया कंसिडर करो ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर और कोऑर्डिनेट करो कौन से प्रोसीजर्स को आपको अप्लाई करना है एक रिलेटेड आइटम के लिए। मतलब क्या, जैसे सेल्स से रिलेटेड मल्टीपल प्रोसीजर्स है तो इतने सारे प्रोसीजर्स मत लगाओ, 10 प्रोसीजर्स है तो 5-7 से भी कॉन्फिडेंस मिले तो बस उसी को लगा दो। ये वो पॉइंटर्स है बेटा जो आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। दूसरा, प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। तीसरा, रीजनेबल अवेलेबल एविडेंस, और उसमें से बेस्ट कौन सा है वो, यूजफुल कौन सी इंफॉर्मेशन है। फिर बोला गया ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बारे में एंगेजमेंट टीम को बताओ। फिर बोला गया ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर देखो। फिर बोला गया कोऑर्डिनेट करो अलग अलग आइटम्स जो एक स्पेसिफिक चीजों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगला सर, ऑडिट प्रोग्राम इस प्रकार से डिजाइन करना है कि आपको क्या मिले बेटा, ऑडिट एविडेंस मिले। क्या मिले बोलो, ऑडिट एविडेंस मिले। ठीक है, अगला सर, मैं सीधा आता हूं अभी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। सर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेजेस कौन सा होता है बोलो, बोलो ना। आईपीएस ने आरएम को बोला सीएनजी यूज करो। ठीक है, आई से क्या है, यहाँ पे टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होते हैं ऑडिट प्रोग्राम में। फिर पी से क्या है बेटा, टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट वर्क आपको पता चल जाता है। एस से क्या है बेटा, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट, प्रॉपर असिस्टेंट को कैपेबिलिटी वाइज हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आरएम से क्या है, आर से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि बंदा साइन करता है ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर। और एम से क्या है, अगर आपने रिटर्न प्लान नहीं बनाया तो ये मेंटल प्लान हो जाएगा, और मेंटल प्लान हो गया तो कुछ भी चीजें छूट सकती है क्या, यस, इसलिए ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न फॉर्म में बनाए जाते हैं। ओके, फिर सीएनजी, सी से क्या है बेटा, प्रिंसिपल का कंट्रोल होता है ऑडिट के ऊपर। एन से क्या है, कल चल के अगर नेग्लिजेंस के चार्जेस आए ऑडिटर के खिलाफ तो ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम को शो करेगा कि देखो मैंने तो काम अच्छे से किया है क्या, यस। और जी से क्या है, ये गाइड की तरह काम आता है, मतलब अगले साल उसके अगले साल अपन लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे ऑडिट प्रोग्राम का। यही नहीं, ऑडिट प्रोग्राम के जबरदस्ती इन्होंने कुछ डिसएडवांटेजेस भी बनाए हैं 4, जबकि है 2 ही। ठीक है, कौन सा, एसआईपी रिजिडिटी या आईपीएस रिजिडिटी। एस से क्या है बेटा, यहाँ पे शेल्टर, कुछ इनएफिशिएंट लोग शेल्टर ले लेंगे इस ऑडिट प्रोग्राम के पीछे कि देखो आपने तो इतना ही काम करने बोला था, मतलब वो ओपन माइंड रहते हैं क्या, नहीं सर नहीं रहते। फिर आई से क्या है बेटा, यहाँ पे इनिशिएटिव, जो लोग बहुत काम करने की इच्छा रखते हैं बट उसके बावजूद क्या वो काम कर पाएंगे अच्छा, नहीं सर नहीं कर पाएंगे। फिर पी से क्या है बेटा, मैकेनिकल, कभी कभार ऐसा हो जाता है ऑडिट प्रोग्राम दे दिया, वो क्लाइंट, अब समझ रहे हैं आप बात को, हम रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो बिंदास काम करे जा रहा है बेटा। कौन काम किए जा रहा है, अपना असिस्टेंट, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैकेनिकल प्लान आपने प्लान ऑलरेडी दे रखा है, तो वो बोलता है मैं तो इसको एज इट इज क्या कर लूंगा, फॉलो कर लूंगा। और उसके बाद फिर क्या आता है, रिजिडिटी, मतलब प्रोग्राम है ना थोड़ा सा रिजिड और इनफ्लेक्सिबल कर देता है चीजों को, क्योंकि ये पहले से चीजों को सेट करता है। तो समय समय पर अगर आपने चेंजेस नहीं किए तो प्लान कैसा रहेगा बेटा अपना, इनफ्लेक्सिबल रहेगा। कैसा रहेगा बोलो, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो यहां अपन ने लगभग 21 मिनट्स के अंदर अपना रिवीजन फिनिश ऑफ किया है चैप्टर 2 का। ये रिवीजन आपको एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे। 20-21 मिनट में चैप्टर रिवाइज किया, जब एक बार वीडियो से चैप्टर रिवाइज हो गया फिर खुद से आप पढ़ोगे तो आपका बहुत क्विकली होता है चैप्टर का पढ़ना। ठीक है ना, ये स्पीड आप मेंटेन नहीं कर सकते, ये स्पीड मैं जब रहूंगा तभी मेंटेन होती है। आप सिर्फ 1x का 2x ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते आप, और इसको 2x पे मत करना, ये ऑलरेडी 4x पे है बेटा। ठीक है, तो आप इसको भगा दिए तो हो गया खेल, तो इसको आराम आराम से धीरे धीरे 0.75 पे करके लगे तो सुन लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। आज थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ।